स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल टैबलेट डोज 13 के वीडियो में। आज के वीडियो में क्या होने वाला है इम्पोर्टेंट, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे हम कि इक्वलाइज़र बार किसे कहते हैं और इसका वेव वाइडिंग में उपयोग क्यों नहीं किया जाता। क्यूशिएंट पॉइंट या फिर इसे क्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या होता है और इसके बारे में जानेंगे। स्टेप डाउन चोपर के बारे में समझेंगे, इसे बग रेगुलेटर भी कहते हैं। और क्या होता है चोपर की कार्यशैली, इसके बारे में भी जानेंगे। टाइप्स ऑफ जॉइंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितने तरीके के जॉइंट होते हैं, उन सब की ट्रिक देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे जॉइंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे पॉइंट है जो आज के वीडियो में होने वाला है इंपॉर्टेंट, जो यूपीपीसीएल जेई या एई के आगामी होने वाले एग्जाम के लिए होने वाला है अति महत्वपूर्ण। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। The first important point of this video is equalizer ring can be used in 4-pole duplex wave binding। लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है, जिस वजह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होने में काफ़ी समस्या आती है। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए हम लोग इक्वलाइजर रिंग या इक्वलाइजर बार का उपयोग करते हैं। वेव बाइंडिंग में चूंकि पैरेलल पाथ की संख्या केवल 2 होती है, इसलिए इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन जब हम 4 पोल डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग का उपयोग करते हैं तो डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या कुल हो जाती है 4। इस प्रकार से इसमें भी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए करंट के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने का कारण ये हो सकता है। अतः इस समस्या को समाप्त करने के लिए वेव वाइंडिंग में भी हम लोग इक्वलाइजर बार या इक्वलाइजर रिंग का उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, रिजल्टेंट आर्मेचर वोल्टेज ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज इक्वल टू द वेक्टर डिफरेंस ऑफ बैक ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि आर्मेचर का जो वोल्टेज होता है, रिजल्टेंट वोल्टेज होता है, वो वेक्टर डिफरेंस होता है बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के। जब हम लोग डीसी मशीन या डीसी मोटर या डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो उस केस में जो रिजल्टेंट आर्मेचर वोल्टेज होता है वो हमेशा एरिथमेटिकल डिफरेंस होता है बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का। लेकिन जब हम सिंक्रोनस मोटर की बात करेंगे तो इसमें वेक्टर डिफरेंस होता है बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का। क्रिस्टल डायोड आर मोस्टली यूज फॉर रेक्टिफिकेशन। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन इज जनरली टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इन डीसी वोल्टेज। क्रिस्टल डायोड क्या होता है? क्रिस्टल डायोड एक तरीके का पीएन जंक्शन डायोड होता है। ए पीएन जंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेमीकंडक्टर और अ क्रिस्टल डायोड। It is a non-linear device and has two terminals. The property of crystal diode is the conduct current in only one direction. क्रिस्टल डायोड एक तरीके का पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसका उपयोग हम लोग रेक्टिफिकेशन में करते हैं, क्योंकि करंट हमेशा एक ही दिशा में फ्लो होती है। द मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट इन अ ट्रांसफार्मर इन रीच इन सेकेंड हार्मोनिक। व्हाट इज द इनरस करंट? इनरस करंट जो होता है, इट इज़ अ कंडीशन व्हेन ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन। नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जो इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो होता है वो हायर वैल्यू की होती है, लगभग 8 से 10 टाइम होती है वो नो लोड वोल्टेज की। इसे हम लोग इनरस करंट कहते हैं। इस करंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग सेकेंड हार्मोनिक का उपयोग करते हैं। दो तरीके के इसमें प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट जो होता है सेकेंड हार्मोनिक को अवॉइड करता है, लेकिन एक प्रश्न इसमें और पूछता है कि मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है, तो उस केस में हम लोग थर्ड हार्मोनिक को अवॉइड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ये दो तरीके के रूल हैं। पहला, अगर आपको एक्ट पूछेगा तो आप 2003 टिक करेंगे। अगर आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल पूछेगा आईईआर तो 1956 आप टिक करोगे। सर्किट ब्रेकर में दो तरीके की स्विचिंग पाई जाती है, एक होता है रजिस्टेंस स्विचिंग और एक होता है कैपेसिटेंस स्विचिंग। कौन किस किस सर्किट ब्रेकर में ये दोनों पाए जाते हैं? तो अगर आपको एग्जाम में रजिस्टेंस स्विचिंग पूछता है तो आप एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर टिक करोगे। अगर आपको कैपेसिटेंस स्विचिंग पूछता है तो ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की में पाया जाता है। रजिस्टेंस स्विचिंग में हम एक शंट रजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सर्किट ब्रेकर के पैरेलल में। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म जो एम्पियर लॉ का होता है वो डेल बी इज इक्वल टू म्यू जे। म्यू यहाँ पे परमेबिलिटी, जे यहाँ पे करंट डेंसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और डेल यहाँ पे एक ऑपरेटर है।
एक बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि मैक्सवेल का वो कौन से नंबर का रूल है या लॉ है जिसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ के नाम से जानते हैं। ये रूल चौथा था। देखिए मैक्सवेल ने कुल 4 इक्वेशन या 4 लॉ दिए थे। पहला गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी का ये था, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म का ये था और फैराडे का लॉ ये वाला था और लास्ट में इन्होंने एम्पियर का मैक्सवेल लॉ दिया था जो ये चौथा था। इसी रूल का अभी मैंने आपको डिफरेंशियल फॉर्म बताया। At 300 Kelvin, intrinsic semiconductor have be few electron and few holes. That's why at 300 Kelvin, in intrinsic semiconductor behave like a conductor. और अगर हम 0 केल्विन बात करेंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और ना ही इसमें कोई होल होता है। किस पे? 0 डिग्री केल्विन पर। इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 300 केल्विन पे कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और 0 केल्विन पे ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। कलेक्टर बेस पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर बिहेव लाइक अ रजिस्टर। अमीटर बेस पार्ट जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होता है और कलेक्टर बेस पार्ट जो होता है ट्रांजिस्टर का वो हमेशा रिवर्स बाइस में होता है। इसलिए इसकी रजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा हाई होती है। अब डिस्कस करेंगे क्यू पॉइंट के बारे में या इसे हम लोग क्वेश्चन पॉइंट भी कहते हैं। होता क्या है क्यू पॉइंट? ये तब आता है किसी सर्किट में व्हेन नो सिग्नल अप्लाइड टू इनपुट में कोई भी सिग्नल अप्लाइड ना होने पे क्यू पॉइंट आता है। इस तरीके का इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रा होता है। क्यू पॉइंट ये सी वाला पॉइंट है। ए वाला पॉइंट जो होता है इसे हम लोग सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं और बी वाला पॉइंट कट ऑफ पॉइंट होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है पॉइंट के बारे में। और जो सी पॉइंट है यानी इन दोनों के मिड पॉइंट पे जो सी पॉइंट बना है इसे ही हम लोग क्यू पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे पुश पुल एम्पलीफायर के बारे में। क्लास बी का एम्पलीफायर जो होता है उसे ही हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर भी कहते हैं या फिर इसे हम लोग पावर एम्पलीफायर के नाम से भी जाते हैं। इसी एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इफेक्ट भी पाया जाता है। एफिशिएंसी क्या होती है क्लास बी टाइप एम्पलीफायर की? 78.5% के क्रॉस होती है। और अगर हम सभी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी का एक करेक्ट वे जानेंगे तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी डी एम्पली क्लास बी की होती है और उसके बाद सी और फिर बी और लास्ट में ए टाइप की एम्पलीफायर की एफिशिएंसी सबसे कम होती है। स्टेप डाउन चोपर इज आल्सो कॉल्ड बक रेगुलेटर। स्टेप डाउन चोपर को हम लोग बक रेगुलेटर या बक कन्वर्टर के भी नाम से जाते हैं। चोपर एक फिक्स डीसी वैल्यू को हमेशा वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। रिड्यूस द इनपुट डीसी वोल्टेज टू ए स्पेसिफाइड डीसी आउटपुट वोल्टेज। ये होता है एक स्टेप डाउन चोपर का वर्क जिसे हम लोग बक रेगुलेटर या बक कन्वर्टर भी कहते हैं। थर्मल पावर प्लांट में दो तरह के प्रश्न पूछते हैं। एक होता है कि मेजर हीट लॉस इन द स्टीम स्टेशन अकर इन। तो जो मेजर हीट लॉस अगर होता है वो हमेशा कंडेंसर में होता है, बॉयलर में नहीं होता। वही अगर प्रश्न आपसे पूछ देगा मैक्सिमम मेंटेनेंस अटेंशन नीड इन, सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस का जो होता है आवश्यकता वो हमेशा बॉयलर को होता है, कंडेंसर को नहीं होता। ये दो वाइस वर्सा टाइप के प्रश्न हैं। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब जा रहा हूँ मैं डिस्कस करने, टाइप ऑफ ज्वाइंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कितने तरीके के ज्वाइंट होते हैं? देखिए BMW इसका ट्रिक है। बी टाइप का सीधा मतलब होता है ब्रिटानिया टाइप ज्वाइंट और BMW में M का मतलब मैरिट टाइप है और W का मतलब वेस्टर्न टाइप है। आइए वन बाय वन देख लेते हैं कि किस तरीके की ज्वाइंट होती हैं। पहले आपके सामने स्क्रीन पे मैं ब्रिटानिया ज्वाइंट शो कर रहा हूँ। ब्रिटानिया ज्वाइंट कुछ इस तरीके का जुड़ा होता है। अब सेकंड पोजीशन पर आप देख रहे होंगे मैरिट ज्वाइंट। मैरिज ज्वाइंट आप देख लिए इस तरीके से जुड़ा हुआ है इसका है। और लास्ट में वेस्टर्न ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन स्लाइस ज्वाइंट भी इसे कहते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से जोड़ते हैं और फाइनल करेक्टर इसका इस तरीके का आता है। अब देखिए मॉस्फेट और जेफिट ये दोनों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। इनके टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर लें तो क्रमशः मॉस्फेट का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और जेफिट का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसके अलावा डायोड जो होता है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों तरीके का यानी बाइपोलर डिवाइस होता है। थायरिस्टर हमारा केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उसमें होते हैं यानी यूनिपोलर होता है। आईजीबीटी की बात करें तो आईजीबीटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। बीजेटी की बात करें तो बीजेटी भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों यानी बाइपोलर चार्ज डिवाइस इसमें होते हैं। बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। ये ऐसे सोर्स होते हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल जैसे टाइडल पावर प्लांट हो गए, विंड हो गए, सोलर हो गए
बायोमास हो गए, जियोथर्मल, ये कुछ ऐसे प्लांट हैं या सोर्सेस हैं जिन्हें हम लोग नॉन कन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। देखिए, लेड एसिड सेल में जो पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल होता है इसे हम लोग लेड पेरोक्साइड यानी PbO2 कहते हैं। ये हमारा एनोड पे बनता है और वही कैथोड पे हमारा Pb बनता है यानी लेड बनता है। चलिए अंतिम पार्ट इस वीडियो का डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है, क्योंकि अगर स्टार कनेक्टेड को हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं कब, जब उसके रजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी एज इट इज रजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग डेल्टा में रख देते हैं। तो ऐसे केस में डेल्टा के केस में जो पावर बनता है वो स्टार के केस के 3 गुने को बराबर होता है। और वहीं अगर हम स्टार का कन्वर्जन डेल्टा में कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि रजिस्टेंस ट्रिपल हो जाएगा हर एक ब्रांच का। तो ऐसे केस में पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो स्टार के केस में पावर की वैल्यू होगी वही वैल्यू डेल्टा में कन्वर्ट होने की बात होगी। लेकिन जो पिछले केस में मैंने बताया कि अगर उसके रजिस्टेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं डेल्टा से स्टार में ले जाते वक्त, तो पावर 3 गुना हो जाता है स्टार का। ये रहा डोज 13 का टेक्निकल टैबलेट का वीडियो। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है। कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी आपको डाउट हो आज की वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी नए टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए या उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप इसे भी कमेंट में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये भी बताएं हमें। मिलेंगे अगले टेक्निकल टैबलेट की डोज 14 के वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।